हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में अपन अम्ल क्षारक लवण डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने अम्लों के सामान्य गुण और खनिज अम्ल के लिए सामान्य उपयोग उनके पढ़े थे। और उसी के साथ में अपन ने डिस्कस किया था क्षारक, जिसके साथ में एक शब्द डिस्कस किया था अपन ने क्षार, उनके सामान्य गुण डिस्कस किए थे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन करते हैं लाल, और क्षार लाल लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन करते हैं नीला। लिटमस पत्र अपन ने बताया था लाइकेन पादप की छाल से प्राप्त किए जाते हैं, और इनका प्राकृतिक रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि अम्ल और क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल को जल में घोले या क्षार को जल में घोला जाए, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जबकि शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसके बाद बताया था अपने अम्ल और क्षार संक्षारक प्रकृति के होते हैं, यानी किसी पदार्थ का को ऑक्सीजन देकर ये उसका ऑक्सीकरण करते हैं। संक्षारण क्रिया अपन ने मैंने बताई थी ऑक्सीकरण के रूप में होती है, इससे पदार्थ का नुकसान होता है। जैसे लोहे पे जंग लगना, ये मैंने एक संक्षारण क्रिया बताई थी। उसके बाद में अपन ने बताया कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस मुक्त करते हैं। अग्निशामक यंत्र इसी अभिक्रिया पर आधारित है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि अम्ल प्रमुख जो अपन लिए थे, इसी प्रकार से क्षार में अपन अगर उदाहरण लें, प्रमुख क्षार में अगर अपन उदाहरण लें, क्षार और क्षारक जो मैंने बताया था उसका डिफरेंस समझा दिया था आपको। प्रमुख क्षार की अगर बात करें, सबसे पहले मैं बता रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो प्रचलित नाम है वो हो गया कास्टिक सोडा। NaOH का जो प्रचलित नाम आ गया कास्टिक सोडा, इसको बोला जाता है। कास्टिक वर्ड का मतलब होता है दाहक, जला देने वाला, ये इसका प्रचलित नाम है। इसके जो सामान्य उपयोग हैं, एक तो प्रमुख प्रयोगशाला अभिकर्मक, मैंने बताया था अम्लों में सबसे ज्यादा यूज होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्षार में सबसे ज्यादा यूज होता है NaOH। तो ये दोनों प्रमुख प्रयोगशाला अभिकर्मक हैं। दूसरा जो इसका उपयोग है, उसी के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में मैंने बताया था कि ये प्रयुक्त होता है निर्जलीकरण करने में, और उसी आधार पर इसका भी उपयोग लिखा जाएगा पेट्रोलियम शुद्धिकरण। पेट्रोलियम अपन ने बताया था क्रूड ऑयल, चट्टानों से निकाला गया तेल। पेट्रोलियम से जल वाष्प को हटाना, निर्जलीकरण क्रिया के आधार पर जल वाष्प को हटाना, पेट्रोलियम शुद्धिकरण। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है उर्वरक व विस्फोटक निर्माण। देखो उर्वरक विस्फोटक सबके सब साल्ट है। उर्वरक विस्फोटक क्या है, साल्ट है। और साल्ट किससे तैयार करते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से। तो पर उर्वरक व विस्फोटक निर्माण में भी इसको यूज करते हैं। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है साबुन निर्माण। साबुन निर्माण में इसको प्रयुक्त करते हैं। साबुनीकरण क्रिया जो है, साबुन का निर्माण, साबुन निर्माण में NaOH का प्रयोग किया जाता है। ये इसके जो प्रमुख उपयोग बताए मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो क्षार में जो पहला एग्जांपल लिया है अपन ने NaOH कास्टिक सोडा जिसको बोला जाता है। उसके बाद में क्षार में अपन जो दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं, दूसरा नाम दिया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो जाएगा भी KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक सूत्र क्या हो गया अभी, KOH। और
इसका जो प्रचलित नाम है वह भी कास्टिक, सॉरी इसका KH का साधारण नेम नहीं आता है। उपयोग में देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, एक तो विस्फोटक निर्माण, सोरा निर्माण। सोरा निर्माण में इसको प्रयुक्त करते हैं। एक इसको यूज किया जाता है मृदु साबुन का निर्माण, मृदु साबुन के निर्माण में मेनली साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है NaOH, लेकिन सॉफ्ट सोप मृदु साबुन इसमें अपन जैसे एग्जांपल लें शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम जो आता है मृदु साबुन में आएगा। इसी प्रकार से शैम्पू, तो इस तरह के जो सॉफ्ट सोप हैं, क्योंकि पोटेशियम मोर सॉफ्ट मेटल देन सोडियम, पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा मृदु होती है, उस आधार पर ये मृदु साबुन निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बताया जाता है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्षार में ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है MgOH2, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक सूत्र हो गया MgOH2। और इसका जो प्रचलित नाम है वो प्रचलित नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका प्रचलित नाम है। इसका उपयोग जो किया जाता है वो उपयोग किया जाता है एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड के रूप में पेट की अम्लीयता दूर करने में, पेट की अम्लीयता दूर करने में एंटी एसिड के रूप में इसको यूज करते हैं। पेट की अम्लीयता दूर करने के अंदर इसको यूज किया जाता है। जो पढ़ा था अपन ने एसिडिटी या गैस, HCl अम्ल का अति उत्पादन, और HCl अम्ल है अपन ने बताया उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल की क्षार से क्रिया जिसमें अम्ल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं। अब पेट में जो HCl अम्ल है उसकी अम्लीयता को कम करना, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है जो कि एक दुर्बल क्षार है। कैसा क्षार है भैया? दुर्बल क्षार है, तो एसिड HCl के एसिड के प्रभाव को ये कम कर देता है, तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम दिया जाता है। सामान्य भाषा में एंटी एसिड के रूप में पेट की अम्लीयता दूर करने में इसको यूज करते हैं। नंबर 4 बता रहा हूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2, और इसका प्रचलित नाम अपन ने बताया था, इसका प्रचलित नाम है भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना इसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका उपयोग किया जाता है व्हाइट वॉश में, सफेदी करने में, ये सफेदी करने में प्रयुक्त होता है, व्हाइट वॉश के रूप में इसको यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो प्रमुख अम्ल और प्रमुख क्षार के कुछ अपन ने एग्जाम्पल लिए सामान्य गुणों की तुलना करते हुए अम्ल और क्षार के दोनों के लिए। अब इसी में देखो, अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने कल बताया था अम्ल क्षार लवण, लवण को अपन बाद में ले रहे हैं। अम्ल क्षार के सामान्य गुण अपन ने डिस्कस किए। अम्ल क्षार के गुणों की व्याख्या करने के लिए जो अम्ल क्षार के गुणों की व्याख्या करने के लिए जो अलग अलग संकल्पना दी गई थी, तो अम्ल व क्षार का आयनन, इसके लिए जो अलग अलग
व्याख्या दी गई थी, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आर्नियस संकल्पना, आर्नियस कंसेप्ट, आर्नियस संकल्पना। आर्नियस ने अम्ल क्षार के लिए क्या बताया था? इन्होंने बताया अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं, कि अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो कौन से आयन मुक्त होते हैं भाई? H+ आयन मुक्त करते हैं। और जो क्षार है, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो किसी भी अम्ल को जल में घोला जाएगा, अम्ल को जल में घोलने पर वह H+ आयन मुक्त करता है। तो अम्ल से H+ आयन मुक्त हो गया तो Cl- बच गया, और ये जो H+ आयन है ये H2O पर आ जाता है, ये बनता है H3O+, और इस H3O+ को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो कई बार H+ की जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी अम्ल को जब जल में घोलते हैं ना, अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो H+ आयन मुक्त रूप में न मिलकर जल के अणु के साथ में मिलते हैं, ये H3O+ आयन बोला जाता है, ये स्थिति इसमें। और इस H3O+ आयन की स्थिति ये होती है, देखो इसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संयोजी कोष में है 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 होता है ना इसमें, संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के 2 परमाणु H और H, क्योंकि इसको कितने चाहिए भाई? 6 हैं, तो 2 चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो एक ये तो है ऑक्सीजन परमाणु, H के पास से 1 इलेक्ट्रॉन इधर से होता है और H के पास से 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, ये उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब इसके पास में H+ जो आयन आएगा, H+ आयन का मतलब प्रोटॉन, क्योंकि उसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H+ आयन अपने बताया था सबसे छोटा आयन प्रोटॉन जो बताया था। H+ आयन को ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये उपसहसंयोजक बंध हो गई। कौन सी बंद हो गई? उपसहसंयोजक बंध। जैसे अपन ने अमोनियम आयन के लिए बताया था, अमोनिया पर H+ आयन अमोनियम आयन बताया था, वैसे ये स्थिति रहती है। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो अपन ने बताया, तो क्षार जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं, ये स्थिति अपन ने बताई। तो अम्ल और क्षार की पहली जो व्याख्या दी गई थी, आर्नियस ने बताया था कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं भाई? OH- आयन प्रदान करते हैं, ये स्थिति बताई थी। क्षार को जल में घोला जाता है तो OH- आयन देते हैं, क्षार को जल में घोला जाता है तो OH- आयन मुक्त करते हैं। OH- मुक्त करते हैं। तो अम्ल के लिए बताया गया H+ और क्षार के लिए OH। अब यहां पर देखो, एक तो बताया जाता है प्रबल अम्ल, एक बताया जाता है द्रुबल अम्ल, एक बताया जाता है प्रबल क्षार, और एक बताया जाता है द्रुबल क्षार। क्या क्या लिखा है मैंने? देखो, एक तो लिखा है प्रबल अम्ल, एक लिखा है द्रुबल अम्ल, एक लिखा है प्रबल क्षार, और एक लिखा है मैंने द्रुबल क्षार। सबसे पहले मैं बता रहा हूं प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में तेजी से H+ आयन मुक्त करते हैं, यानी जल में जिनका आयनन तेजी से होता है। आयनन तेजी से होने का मतलब है आयन जल्दी मुक्त हो रहे हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में तेजी से हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, अम्ल हाइड्रोजन आयन तो मुक्त करते हैं, वो हो गए प्रबल अम्ल। द्रुबल अम्ल की बात करें तो वे अम्ल जो
जलीय विलयन में धीमी गति से H+ आयन मुक्त करते हैं। तो जिनका आयनन धीमा होता है वो हो गए दुर्बल अम्ल H+ आयन के लिए। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में तेजी से H+ आयन मुक्त करते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में धीमी गति से H+ आयन मुक्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपन HCl, H2SO4, HNO3, जो कल अपन ने 3 प्रमुख खनिज अम्ल पढ़े थे, ऐसी HClO4, ये तो कुछ ये जो इस तरह के अम्ल हैं जो तेजी से हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, तो ये प्रबल अम्ल माने जाते हैं। दुर्बल अम्ल की बात करें, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, कार्बोनिक अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ये कुछ ऐसे अम्ल हैं जो धीमी गति से हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, ये हैं दुर्बल अम्ल। उसके बाद में देखो प्रबल क्षार। अब जैसे इनकी अम्ल के लिए अपन ने बताया, वैसे क्षार के लिए सेम स्थिति आती है। अब क्षार बताओ, क्षार का आयनन होता है तो कौन से आयन मुक्त करते हैं? OH- आयन। अब जो तेजी से मुक्त करेगा वो क्षार तो प्रबल हो जाएगा, जो धीमी गति से मुक्त करेगा वो दुर्बल हो जाएगा। तो वे क्षार जो जलीय विलयन में तेजी से OH- आयन मुक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, जैसे अपन दिखा रहे हैं। तो ये हो गए प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में धीमी गति से OH- आयन मुक्त करते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर देखो इनको जलीय विलयन में घोलकर अम्ल प्रबल अम्ल क्षार की पहचान कैसे की जाएगी, या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार पहचान कैसे करेंगे? इन अम्ल या क्षार को जब जल में घोला जाएगा और फिर इलेक्ट्रोड डालकर, यानी एनोड कैथोड डालकर अगर अपन उनको संयोजी तार से जोड़कर कनेक्ट करते हैं, विद्युत परिपथ बनाते हैं, तो अगर आयनन तेजी से होगा तो बल्ब की रोशनी तेज आएगी। अगर आयनन यानी विद्युत धारा का प्रवाह तेज हो रहा है, और अगर आयनन धीमी गति से होगा तो वो रोशनी क्या होगी? धीमी होगी। उस तरह से इनको पहचाना जा सकता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ये अपन ने बताया है जलीय विलयन में आयनन के आधार पर। प्रबल अम्ल क्षार, प्रबल क्षार तो वो होंगे जिनके आयनन से तेजी से H+ या OH- आयन मुक्त हो रहा है। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार भी होंगे जिनके जलीय विलयन में आयनन से धीमी गति से H+ या OH- आयन मुक्त हो रहा है। कुछ प्रमुख एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखे हैं, जिनसे जनरली अपन जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि भी कौन कौन से प्रबल है, कौन से दुर्बल क्षार हैं। तो मैंने अम्ल क्षार के लिए आयनन, अम्ल क्षार के आयनन के लिए पहली व्याख्या बताई है आर्नियस संकल्पना के आधार पर। अब दूसरी बात जो अपन करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं अपन ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा या संकल्पना। ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा, ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा। और इन्होंने क्या बताया था? अम्ल जो प्रोटॉन दाता है और यहां प्रोटॉन से मतलब है H+ आयन। H+ को तो प्रोटॉन बोला जाता है।
और क्षार हैं जो प्रोटॉन ग्राही हैं। इन्होंने बताया अम्ल वो हैं जो प्रोटॉन दाता है और क्षार वो हैं जो प्रोटॉन ग्राही हैं। कोई भी अम्ल प्रोटॉन त्याग कर क्षार में परिवर्तित होता है और कोई भी क्षार प्रोटॉन ग्रहण करके अम्ल में परिवर्तित होता है और इसको संयुग्मी अम्ल क्षार कहा जाता है। जैसे जो अम्ल है ना, अम्ल प्रोटॉन को त्याग कर, ये अम्ल प्रोटॉन त्यागेगा, प्रोटॉन का मतलब H+ और ये बन जाएगा क्षार। और कोई भी क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करके ये बन जाएगा अम्ल। और ये जो अम्ल क्षार बनेंगे, जैसे अम्ल प्रोटॉन त्यागकर क्षार बना तो ये संयुग्मी अम्ल क्षार होंगे और ऐसे योग है संयुग्मी अम्ल क्षार। तो कोई भी अम्ल प्रोटॉन त्यागकर संयुग्मी क्षार बनता है, ये संयुग्मी क्षार उसका जो बन जाएगा। और कोई भी क्षार प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में परिवर्तित होता है, ये स्थिति आती है। तो अम्ल वो हैं जो प्रोटॉन दाता है और क्षार वो हैं जो प्रोटॉन ग्राही हैं। अब इसमें अपन अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करें, HCl को आपने जल में घोला, ऐसी स्थिति में क्लोराइड आयन और H3O+ आयन, ये स्थिति हो गई। क्लोराइड आयन और H3O+ आयन। अब देखो इसमें H2O से बना H3O+ और HCl से बना Cl, अब बताओ HCl ने प्रोटॉन यानी H को त्याग दिया, Cl बन गया माइनस। तो ये तो जैसे अपन ये मान दें कि ये अम्ल फर्स्ट तो ये क्षार फर्स्ट होगा, इसका संयुग्मी क्षार कौन हुआ? Cl- हो गया, ये क्षार फर्स्ट मानेंगे, ये अम्ल फर्स्ट। और H2O ने H+ आयन को ग्रहण किया, H3O+ में बदल गया। तो H2O ने क्या किया है? H+ को ग्रहण किया है। तो बताओ ग्रहण करने वाला क्या होता है भाई? क्षार होता है, लेकिन ये क्षार सेकंड बोला जाएगा। और ये H+H2O ने H+ को ग्रहण करने के बाद में ये किस में बदल जाएगा? अम्ल में बदल जाएगा। तो ये स्थिति अम्ल 2 हो जाएगी। तो ब्रांस्टेड-लोरी ने बताया था कि अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार प्रोटॉन क्या है भाई? ग्राही हैं। और इसमें संयुग्मी अम्ल क्षार बोला जाता है। अब इसमें हमेशा ये बोला जाता है कि प्रबल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल क्षार होता है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल क्षार होता है और दुर्बल अम्ल का संयुग्मी प्रबल क्षार होता है। वो क्या होता है भाई? प्रबल क्षार होता है। तीसरी स्थिति, प्रबल क्षार का संयुग्मी दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल होता है। और दुर्बल क्षार का संयुग्मी प्रबल अम्ल होता है। ये है इसमें। तो अब यहां बताओ, ये प्रबल अम्ल है, इसका क्लोराइड आयन कैसा बोला जाएगा? ये बोला जाएगा दुर्बल। ये अम्ल प्रबल है तो इसका जो संयुग्मी क्षार है ना, ये कैसा होगा भाई? दुर्बल क्षार होगा। और
ये दुर्बल क्षार है, इसका अम्ल जो होगा वो कैसा होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो ये स्थिति से बताई जाती है, ध्यान रखना, प्रबल अम्ल का संयुग्मी जो क्षार होगा वो कैसा होगा, दुर्बल होगा। दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार कैसा होगा, प्रबल होगा। ऐसी क्षार के लिए बोलेंगे प्रबल क्षार का संयुग्मी दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल क्षार का संयुग्मी प्रबल अम्ल होगा। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे अपन ने अभी H2O के लिए लिया। अब H2O से मैं दो स्थिति बता रहा हूं कि अगर इसमें से H+ आयन निकाल दें तो ये बन जाएगा OH-। अब बताओ H+ आयन इसने त्यागा तो ये अम्लीय रूप में हुआ ना, और अगर इसने H+ आयन ग्रहण किया ऐसी स्थिति में ये बन गया H3O+। अब अगर आपसे पूछा जाए ये वाली स्थिति H2O से H- आयन निकलकर OH- आयन, इसमें बताओ ये तो हुआ अम्ल, ये क्या हुआ, इसका संयुग्मी दुर्बल क्षार। H+ आयन का ये हो गया, ये H2O में से H+ आयन निकला तो ये अम्ल हुआ और ये इसका संयुग्मी क्षार हो गया। यहां पर इसने H+ आयन ग्रहण किया तो ये तो क्षार हुआ और ये इसका संयुग्मी अम्ल हो गया, ये स्थिति हो गई। इसी प्रकार से अपन और उदाहरण लें, H2SO4, अगर ये H+ आयन त्यागता है तो HSO4 सल्फ्यूरस जो बोलाता है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस HSO4। अब ऐसी स्थिति में इसने H+ आयन त्यागा है ना, तो ये तो है अम्ल और ये है संयुग्मी क्षार। ये तो संयुग्मी क्षार और ये संयुग्मी अम्ल। अब बताओ यहां पर ये क्या होगा, ये तो संयुग्मी क्षार और अगर ये H+ आयन ग्रहण करता है तो H3SO4, तब ये हो गया संयुग्मी अम्ल, तब ये हो गया संयुग्मी अम्ल, ये स्थिति। इसी प्रकार से और एग्जांपल लें अपन, अमोनिया NH3, अगर ये H+ आयन ग्रहण करता है तो NH4+, ये कहलाएगा संयुग्मी क्षार। और अगर ये H+ आयन ग्रहण करता है तो ये हो गया संयुग्मी क्षार NH4+। H+ अगर ग्रहण कर लेता है तो ये उल्टा बोल गया भाई, अम्ल प्रोटॉन दाता, तो ये स्थिति होगी प्रोटॉन। एक मिनट रुक जाओ, एक जैसा कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। NH2-, NH3 से -H निकल गया तो NH2-। ऐसी स्थिति में ये जो बताओ ये स्थिति जो बनी वो क्या बनी, ये बन गई संयुग्मी अम्ल की, प्रोटॉन दाता, तो ये कहलाएगा संयुग्मी अम्ल। यहां पर प्रोटॉन निकल रहा है तो, और अगर प्रोटॉन इसमें जुड़ रहा है तो अब हो गया ये NH4+, और अब ये कहलाएगा संयुग्मी क्षार। तो ब्रांस्टेड लोरी ने जो बताया था अम्ल और क्षार के लिए कि अम्ल प्रोटॉन दाता, क्षार प्रोटॉन ग्राही, उस आधार पर इन्होंने व्याख्या की थी। उसके बाद में नंबर 3 लुईस कंसेप्ट, लुईस संकल्पना, लुईस अवधारणा। लुईस ने जो अष्टक नियम दिया था संयोजकत्व कोष के आधार पर, लुईस ने अम्ल क्षार के लिए क्या बताया था, इन्होंने बताया था अम्ल है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और क्षार है अम्ल है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और क्षार है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। अम्ल है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और क्षार है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। अब ऐसी स्थिति में बताओ अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और क्षार है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, तो अगर अपन बात करें
सभी धनायन के लिए बात करें, बताओ सभी धनायन किस में आएंगे और सभी ऋणायन किस में आएंगे? सभी जो धनायन है वो तो किस में सम्मिलित होंगे भाई? अम्ल के अंदर, क्योंकि धनायन जो होगा, कोई भी जो धनायन होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए तेजी से स्वतंत्र रहेगा। सभी ऋणायन कैसे होंगे भी? क्षार। सभी धनायन कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के। सभी ऋणायन कैसे होंगे? क्षारीय प्रकृति के। अगर अम्ल उसकी बात करें तो जैसे Na+, K+, Mg+2, Ca+2, इस प्रकार से Cl-, F-, O-2, S-2, इस तरह से। अपूर्ण अष्टक वाले जितने भी परमाणु अणु होंगे वो सारे के सारे बताओ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होंगे। तो वो सारे के सारे क्या होंगे? अम्ल। अपूर्ण अष्टक वाले क्या कहलाएंगे भी? अम्ल कहलाएंगे। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले जिसमें केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, वो सारे के सारे कैसे होंगे? क्षारीय प्रकृति के। क्षार होंगे। तो इस तरह से जो इन्होंने जो व्याख्या की थी वो इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर जो बताया था कि अम्ल है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और क्षार है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, उस आधार पर ही बताया था। रिक्त डी कक्षक वाले सारे के सारे अम्लीय प्रकृति के होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्राही आएंगे। रिक्त डी कक्षक वाले सबके सब अम्लीय प्रकृति के आएंगे। रिक्त डी कक्षक वाले सारों के सारे प्रवृत्ति कैसे होगी भी? अम्ल होंगे। इस तरह से स्थिति आएगी। तो अम्ल क्षार की आयनन के लिए जो व्याख्याएं दी गई थी अलग अलग, एक तो अर्नियस, दूसरा ब्रांस्टेड-लोरी और तीसरा बताया गया था भी लुईस कंसेप्ट। तो लुईस अम्ल, लुईस क्षार जो बोले जाते हैं, लुईस अम्ल है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और लुईस क्षार है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इस तरह से ये बताया जाता है। तो अम्ल क्षार के आयनन का जो बताया अपन ने, अम्ल क्षार के गुणों की व्याख्या की अपन ने, अम्ल क्षार का आयनन जो बताया इसके बाद में अब जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा पदार्थ अपन ने नाम लिया था भी लवण, साल्ट। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं और बनने वाला पदार्थ हो जाता है लवण, जिसकी प्रकृति होती है उदासीन, और इसलिए इसको बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं ना, इसलिए इस अभिक्रिया को नाम क्या दिया जाता है भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करना, इसलिए बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये मैंने बताया था एक तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सबसे तेज गति से होने वाली अभिक्रिया होती है। जैसे HCl अम्ल लिया अपन ने, NaOH क्षार लिया, दोनों की क्रिया से लवण NaCl और जल का अणु का निर्माण, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। तो ये लवण निर्माण जो होता है, लवण किस प्रकृति का होता है भाई? उदासीन प्रकृति का होता है। अब लवण के उदाहरण तो अपन ने लिए हैं, काफी सारे पढ़े थे, जितने पढ़े अपन ने, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट वगैरह सारे जो अपन ने लिए वो सबके सब किसके एग्जाम्पल हैं? सबके सब एग्जाम्पल साल्ट के होते हैं। अब ये जो साल्ट है ना, अपन ने कहा कि लवण उदासीन प्रकृति का है। लवण एक्चुअल में हमेशा उदासीन ही नहीं होगा। लवण की प्रकृति डिसाइड होती है उसके अभिकारक अम्ल और क्षार की प्रकृति से। अब अम्ल क्षार की स्थिति क्या हो सकती है वो समझो इसमें। तो लवण की जो प्रकृति है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो लवण की प्रकृति के लिए जो बताया जाता है, पहली स्थिति देखो, अगर अभिकारक में अम्ल है प्रबल अम्ल और अभिकारक में जो क्षार है वो भी प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस,
ऐसी स्थिति में जो लवण बनेगा वो लवण कैसा होगा भाई? उदासीन होगा। वो लवण उदासीन प्रकृति का होगा। अगर अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है तो डेफिनेटली दोनों का आयरन समान रूप से होगा, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे, ये लवण उदासीन प्रकृति का होगा। जैसे प्रबल अम्ल ले रहे हैं अपन H2SO4, प्रबल क्षार ले रहे हैं अपन NaOH, दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट H और OH तो जल बनेगा प्लस H2O। अब ये सूत्र जो लिखते हैं अपन, देखो यहां पर तुम कहोगे ये कहां से दो आ गया, इसमें तो एक ही है। मैंने तुम्हें पहले बता दिया था नीचे जो भी संख्या होती है वो संयोजकता का व्युत्क्रम अनुपात है। परमाणु संख्या बराबर करने के लिए जिसको अपन कहते हैं रिएक्शन का बैलेंस, वो अपन गुणन विधि से करता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। यहां पर सोडियम के 2 परमाणु तो अपन इसमें 2 करना चाहें, सोडियम और यहाँ सल्फेट का तो एक है, सोडियम के 2 कर दें अगर अपन तो OH जो 2 गए, H2O इसमें अपन यहाँ 2 कर दें, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन के हो गए 2, ये 2 हो गए अपने पास में, ये बैलेंस हो गया। अब बताओ इसमें अम्ल भी प्रबल है क्षार भी प्रबल है तो ये जो साल्ट बना वो कैसा होगा? उदासीन होगा। समझ में आया? लवण की प्रकृति डिसाइड होती है अम्ल और क्षार की स्थिति के आधार पर। मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं फिर समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। नंबर 2 स्थिति, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, ऐसी स्थिति में जो लवण होगा वो भी उदासीन होगा क्योंकि अभी भी दोनों का आयनन समान है। ये जो लवण होगा वो भी उदासीन होगा। जैसे दुर्बल अम्ल जो अपन ने लिया, दुर्बल अम्ल अपन ने ले लिया, कार्बोनिक अम्ल ले लिया जैसे H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दुर्बल क्षार ले लिया अपन ने NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां जो लवण बनेगा अमोनियम कार्बोनेट, HOH तो जल बनेगा, अमोनियम और कार्बोनेट को अगर लें अपन, NH4 की संयोजकता 1 है लेकिन कार्बोनेट की 2 है तो इसको लेकर ये ब्रैकेट में अपन इस तरह से लिख देंगे और प्लस से H2O, ये स्थिति। अब यहां पर जो स्थिति अपन ने बताई बैलेंस कर लेते हैं, ये स्थिति आ जाएगी अपने पास में, कार्बोनेट 1 NH4 2 हो गया, H2 और OH यहां पर 2 तो ये 2 कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट लवण बना ये भी कैसा हुआ? उदासीन हुआ क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति एक समान है, दोनों दुर्बल है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समान रूप से निरस्त करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है अभी बताऊंगा, पहले फिलहाल अपन एग्जांपल ले लेके कर रहे हैं एक बार, स्थिति अलग अलग जो बनती है। अब तीसरी स्थिति, प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। अम्ल तो है प्रबल और क्षार है दुर्बल। ऐसी स्थिति में बताओ आयनन ज्यादा किसका हो रहा है? अम्ल का। क्षार का आयनन कम हो रहा है। यहां पर जो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा तो इस लवण की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वो अम्लीय होगी और ये जल, ये स्थिति रहती है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, जैसे अभी प्रबल अम्ल है वो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं HCl का, और दुर्बल क्षार में अपन ने एग्जांपल ले लिया MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लिया अपन ने। अब यहां पर लवण तो ये बनाओ Mg और Cl, तो Mg और Cl लिखा, संयोजकता Mg की 2 है तो नीचे आ गया सूत्र MgCl2 हो गया और H2O, फिर बैलेंस कर लो। MgCl2 यहां पर 2 हो रहा है, ये 2 करो भी, और यहां पर भी अपन ने 2 कर दिए, हो गए 4 MgCl2। अब ये जो लवण हुआ ये उदासीन हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड जो हुआ। नंबर 4 स्थिति, अब की बार लास्ट पोजीशन जो है वो ये है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। बताओ ये 4 ही तो संभावना हुई, अम्ल प्रबल क्षार प्रबल, अम्ल दुर्बल क्षार दुर्बल, अम्ल प्रबल क्षार दुर्बल और अम्ल दुर्बल क्षार प्रबल,
ये स्थिति। अब की बार प्रभाव ज्यादा किसका रहेगा? क्षार का। तो अब जो लवण होगा वो लवण क्षारीय प्रकृति का होगा। ये जो लवण होगा वो कैसा होगा भाई? क्षारीय और जल, ये स्थिति आएगी। अब दुर्बल अम्ल, जैसे दुर्बल अम्ल अपन ने ले लिया, HCN, ये ले लेता हूं मैं, चलो। और प्रबल क्षार ले लिया मैंने, KOH। दोनों में लवण बन गया पोटेशियम साइनाइड और HOH हो गया जल। अब ये जो लवण हुआ वो कैसा होगा अभी? क्षारीय होगा। तो ये तो चीज आपके क्लियर हो गई। अम्ल अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, लवण होगा उदासीन, समान रूप से प्रकृति होगी अभिकारक की। लेकिन अम्ल और क्षार में अगर एक प्रबल है, जैसे अम्ल प्रबल है क्षार दुर्बल है, तो लवण अम्लीय होगा। और अगर अम्ल दुर्बल है क्षार प्रबल है तो फिर लवण कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है? आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कोई भी साल्ट दे दिया, जैसे मैं भी आपसे पूछूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके पास में, सोडियम सल्फेट लवण है, सोडियम सल्फेट लवण की प्रकृति बताइए। सोडियम सल्फेट लवण की प्रकृति बताइए। आपके पास में ऑप्शन क्या आएंगे भाई? अम्लीय, क्षारीय, सी उदासीन। भाई तीन ही तो प्रकृति बताते हैं अपन, और चौथा अपन ने डाल दिया सभी या कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन बना के डाल दिया, जैसे या कहा नहीं जा सकता, कुछ भी आ जाए। अम्ल, क्षार, उदासीन या लवण। अब इस प्रकृति को कैसे, अब इस लवण को अपन कैसे पहचानेंगे? अब इस लवण को अपन बताओ कैसे पहचानेंगे? देख कर चक्कर इस तरह से थोड़ी, पेपर में तो लिखा हुआ आ गया ना। लवण किससे बना? अम्ल और क्षार की क्रिया से। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण के साथ में जल कणों का निर्माण होता है। इस लवण को तुम जल में वापस घोल दो और फिर ये देखो कि इसका वापस से आयनन किस प्रकार से हो रहा है। अगर इस सोडियम सल्फेट को अपन जल में घोलेंगे, अब तो बताओ इसके आयनों की स्थिति तो क्या होगी? सोडियम इसमें धनायन और सल्फेट इसमें ऋणायन, यही तो स्थिति है इसकी। जल को अपन किस प्रकार से लिखेंगे? H+ और OH-। अब बताओ जब ये दोनों को रिएक्शन होगी तो Na+ तो इसके साथ आएगा माइनस के साथ, और ये प्लस इसके साथ आएगा। तो बताओ Na और OH क्या बन गया? NaOH, ये बना NaOH। और H+ और SO4 ये बन गया H2SO4। मेरे को लगता है अब आप मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? आपने ये देखा कि ये सोडियम सल्फेट किस अम्ल और क्षार से बना। आगे आपके पास में कि किस अम्ल क्षार से बना। अम्ल तो ये है, क्षार ये है। अब बताओ ये अम्ल प्रबल है कि नहीं है? ये क्षार प्रबल है कि नहीं है? स्ट्रॉन्ग ही एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो डेफिनेटली जो लवण होगा वो लवण जो होगा वो कैसा होगा भाई? उदासीन होगा। तो इसका मतलब ये जो लवण आया, इसमें जो अपन ने लवण लिया वो कौन सी प्रकृति का लिया भाई? उदासीन प्रकृति का लिया। ये स्थिति आई इसमें। तो क्वेश्चन जो आएगा उसमें अपने को जो लवण देंगे उसकी को आयनित करके अपन पहचानेंगे अम्ल क्षार जो आ रहे हैं वो किस प्रकृति के हैं। और जैसे अपन एग्जांपल लें, इसी में और एग्जांपल अगर अपन ले, आपके पास में लिखा हुआ आ गया मैग्नीशियम कार्बोनेट लवण की प्रकृति बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट लवण की प्रकृति बताइए। करो आयनन, मैग्नीशियम कार्बोनेट और जल। बताओ इसमें तो क्या हो जाएगा भाई? Mg+2 CO3-2। इसमें क्या हुआ? H+ और OH-। अब बताओ Mg+2 और OH- दोनों जुड़कर क्या बन जाएगा? MgOH2। और ये दोनों मिलकर क्या बना? H2CO3। ध्यान रखना सूत्र जब भी लिखोगे संयोजकता से तो बनाएंगे, और संयोजकता बदल के लिखेंगे, पहले प्लस और बाद में माइनस। अब मेरे को बता दो ये जो क्षार है ये कैसा था?
वीक बेस, दुर्बल क्षार था। और ये अम्ल जो अपन ने बताया था वो अपन ने बताया था वीक एसिड। दुर्बल ही क्षार है, दुर्बल ही अम्ल है, तो डेफिनेटली इनसे जो लवण बना हुआ है वो लवण किस प्रकार का हुआ, उदासीन ही हुआ। वो लवण किस प्रकार का हुआ भाई, उदासीन ही हुआ। तो इस तरह से आयनित कर आयनन करके अपन लवण की प्रकृति को बता सकते हैं कि वो लवण किस प्रकृति का आ रहा है। ये काम अपने को करना है। मुश्किल से 1 मिनट 30 सेकंड का काम है। जब आप कर लोगे तब तो आप सीधे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा संयोजकता से अलग अलग मूलक कर दो। केमिस्ट्री में हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है, और आप ये अच्छी तरह से आपने चीज देख ली होगी। हर टॉपिक के अंदर पिछला कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी परमाणु वाली संरचना। परमाणु की संरचना में मैंने आपको इतनी सारी चीजें डिस्कस की थी, उन्हीं चीजों से देखो आगे के सारे लेसन जुड़ते चले जा रहे हैं। तत्व यौगिक जो पढ़े सारे अपन ने, रिएक्शन वगैरह पढ़ी, सब वहीं से आती जा रही हैं कि किस प्रकार से ये सारा काम होता है। तो केमिस्ट्री में यही रहता है कि भाई स्टार्टिंग से लेसन अपन लाइन टू लाइन अगर अपन ने हर लेसन को लिया है। अगर आप जैसे किसी स्टूडेंट ने सीधा ही चौथा लेसन खोला, मैं कह रहा हूँ राम राम श्याम श्याम है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो सीधा का सीधा उस लेसन के बाद ये कहेगा यार इस गुरुजी को तो पढ़ाना ही नहीं आता। अगर आपने केमिस्ट्री की स्टार्टिंग क्लास से आपने रेगुलर आप अगला वीडियो देखते जाओगे, हर अगले वीडियो में आपको मजा आएगा, क्योंकि हर अगला वीडियो पिछले से जुड़ा हुआ आ रहा है। और अगर आप सीधे जंप मारोगे आप वहां पर कामयाब नहीं होगे। और हर वीडियो को कंप्लीटली आप प्रॉपर पूरा का पूरा देखो, तो आपको, क्योंकि उसमें हर 2 मिनट बाद में हर चीज बदली हुई है। आप ये नहीं कि 5 मिनट का पढ़ लिया फिर के अगले 5 मिनट में भी यही आ रहा है, वो नहीं है। उसमें हर चीज नई नई जुड़ती जा रही है। और हर चीज को आप जैसे जैसे लाइन टू लाइन बढ़ोगे, सीडी बढ़ते जाओ, आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, इसके लिए यही कहा जाता है कि भाई हिस्ट्री और केमिस्ट्री सबसे बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। समझ तो बहुत बढ़िया आती है जब पढ़ाते हैं टीचर, तब तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाद में फिर से वापस वही स्थिति हो जाती है। उस स्थिति से हम तभी बच सकते हैं जब अगर अपन लाइन टू लाइन बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, जबकि हम भी कहते हैं जब हम क्लास में पढ़ते थे भाई, हमने भी जब एजुकेशन ली है तो स्थिति ये थी कि 10th तक साइंस को पढ़ाए, मास्टरों ने पढ़ाते इस प्रकार से कि वो बच्चे को एक क्लास में खड़ा कर देते हैं, पढ़ भाई पाठ पढ़ इसका, और रटाते हैं क्वेश्चन, सीधे के सीधे रटाते हैं, सूत्र रटाते हैं सारे। ये चीज़ों से काम नहीं चलना, रटने वाला से काम नहीं चलना। कंपटीशन क्लास में बहुत सारे बच्चे ये करते रहते हैं, सर इनकी ट्रिक बता दो याद करने की। अरे भाई ट्रिक को छोड़ो, तुम ट्रिक भी तो याद ही तो करोगे ना। जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे आप प्रॉपर वे में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल वो क्वेश्चन नहीं आते। कंपटीशन आप लगातार दे रहे हो तो उन क्वेश्चनों को भूल जाओ कि जिस प्रकार से क्वेश्चन आया। ट्रिक कुछ काम नहीं करने वाली, काम करेगा आपका बेसिस। जब तक आप बेसिस क्लियर नहीं करोगे, बेसिक क्लियर नहीं करोगे, आप कुछ भी क्वेश्चंस आजकल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो बेसिक क्लियर करते चलो ताकि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो अम्ल, क्षार और लवण तीनों का परिचय अपन ने कराया। अम्ल, क्षार, लवण के सामान्य गुण अपन ने डिस्कस किए कि अम्ल, क्षार, लवण किस प्रकार से निर्मित हो रहे हैं, किस प्रकार से उनके आपस में क्रिया हो रही है, किस तरह से उनके दैनिक जीवन में अपन उनको यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस की। लवण के मैं एग्जाम्पल यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अपन ने पूरी टेबल बनाई थी, कम से कम 25-30 उदाहरण लिए थे अपन ने अलग अलग साल्ट के, वो प्रॉपर पूरा आपको याद करना है। उसी से आप लवण के जो सामान्य उदाहरण पूछे जाते हैं वो याद करेंगे। तो अम्ल, क्षार और लवण तीनों को जो अपन ने लिया, इन तीनों अम्ल, क्षार और लवण के लिए जो प्रकृति है उसके लिए अपन देखो एक चीज पढ़ते हैं। इसी में जो अपन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है भाई पीएच मापक्रम, पीएच स्केल। अम्ल, क्षार और लवण की प्रकृति बताने के लिए पीएच मापक्रम। सबसे पहले तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं, पीएच मापक्रम वैज्ञानिक सोरेनसन ने दिया। पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि ये पीएच मापक्रम किसने दिया है भाई, वैज्ञानिक सोरेनसन ने दिया है। दूसरा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता
के ऋणात्मक लघुगुणक हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहा जाता है। तो पीएच की जो डेफिनेशन दिया जाती है उस आधार पर मैं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है सांद्रता को। और नेगेटिव लॉग, लघुगुणक बोलते हैं लॉग। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का जो ऋणात्मक लघुगुणक है उसको बोला जाता है पीएच। तो इस तरह से पीएच को दर्शाया जाता है। पीएच को जब दर्शाते हैं किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, उसको पीएच बोला जाता है। अब यहां जो अपन ने बताया, इसमें पीएच में जो शब्द आ रहा है पी, ये जो पी वर्ड है ना, ये पी वर्ड से मतलब है पोटेंज, जिसका अर्थ होता है घातांक, और एच है, एच हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता ये दर्शाते हैं इसमें। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहा जाता है, ये बोला जाता है उसको, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पीएच मापक्रम जो दर्शाया जाता है अलग अलग विलयन के लिए, पीएच जो पैमाना दर्शाते हैं वो स्थिति ये है, पीएच 0 से लेकर पीएच 0 से लेकर पीएच 14 तक, बीच वाला मान पीएच 7। अब ये जो वाला मान है पीएच का 7 मान वैल्यू, ये तो बताता है उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय, ये स्थिति है। पीएच का मान 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। अब इस एरो से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि जैसे जैसे पीएच का मान कम हो रहा है अम्लीयता बढ़ रही है, और इधर 7 से ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है क्षारीयता बढ़ रही है। अम्लीय और क्षारीय स्थिति ये जो आ गई। तो हम इस एरो के आधार पर मैं जो लिख रहा हूं, किसी पदार्थ की अम्लीयता किसी भी पदार्थ की जो अम्लीयता होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीएच। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यानी पीएच का मान जितना कम होगा अम्लीयता उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। पीएच कम अम्लीयता ज्यादा, और पीएच ज्यादा तो अम्लीयता कम, ये स्थिति आ जाएगी। अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा है तो उसका मतलब उस पदार्थ की अम्लीयता क्या है? कम है, ये स्थिति आई। तो किसी पदार्थ की अम्लीयता है पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पीएच कम अम्लीयता ज्यादा। और अगर क्षारीयता के लिए लें, किसी पदार्थ की क्षारीयता वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएच, पीएच के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती। और इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच ज्यादा तो क्षारीयता भी ज्यादा, पीएच कम तो क्षारीयता भी कम। इसका मतलब ये हो गया, पीएच ज्यादा तो क्षारीयता भी ज्यादा, पीएच कम तो क्षारीयता ज्यादा। यानी अम्लीयता का पीएच से है इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध, और क्षारीयता का पीएच से है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध। ये स्थिति उसमें आ रही है। इसी में अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, पीएच की डेफिनेशन बताइए और पीएच का पैमाना ज्ञात करना, वो अपन ने डिस्कस किया है। अम्लीयता क्षारीयता को किस प्रकार से डिसाइड करते हैं। इसके बाद में जो कुछ इसके एग्जाम्पल लेंगे, कुछ जो क्वेश्चन करेंगे वो अगली क्लास में लेंगे अपन।